नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपकी होस्ट छवि। सफलता के लिए कहते हैं कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन कई बार अगर मेहनत सही दिशा में ना की जाए तो सफलता नहीं मिल पाती। ख़ास तौर पे जिस दिशा में और जितनी सफलता आप चाहते हैं उतनी तो बिल्कुल नहीं मिलती। तो इसीलिए क्या है ये सही दिशा, कैसे और किन तकनीकों का किन जगहों पर उपयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी ऐसी ही कुछ कोशिश करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नज़र खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपके साथ रजनी राय। आप देख रहे हैं खबरें खेती की। तो आइए नजर डालते हैं आज के कृषि मुख्य समाचारों पे। पशुओं की बरसात में करें विशेष देखभाल, कद्दू की फसल को लालरी कीट के प्रकोप से बचाएं और पशुपालकों के लिए बेहद उपयोगी मिल्किंग मशीन। पशुपालक भाई बहनों, बरसात के मौसम में कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। इसे अपने पशुओं को बचाने के लिए उनके रहने का स्थान को साफ सुथरा रखें, उनके खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ डी वॉर्मिंग जरूर कराएं, जिससे कि आपके पशु स्वस्थ रहे और बेहतर उत्पादन दे। विशेष जानकारी डॉक्टर प्रभा कुमारी से। कि जो भी पशु हैं उनको मानसून यानी कि बरसात आने के पहले कृमिनाशक दवा देनी है, बहुत आवश्यक है वो। खास करके छोटे बच्चों में तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि डायरिया का बहुत ज़्यादा ये होता है, प्रकोप होता है। और जिन्होंने दे दिया है, पहले ही दे दिया है, जो उनके शुरू में उनको मैं सलाह दूंगी कि वो मानसून ख़त्म होने के बाद भी एक बार फिर से 2 महीने पर रिपीट कर दें। किसान भाई बहनों, कद्दू की फसल में कई तरह के रोग और कीट के लगने का खतरा रहता है। इनमें से लालरी कीट भी एक है। इस कीट के लगने से पौधों के नष्ट होने का डर रहता है। दरअसल जब पौधे पर पत्तियां निकलती है तभी इस कीट का प्रकोप शुरू हो जाता है। यह कीट पत्तियों और फूलों को खा जाता है। इस कीट की सुंडी भूमि के अंदर पौधों की जड़ों को काटती है, जिससे फसल के खराब होने का डर रहता है। इसकी रोकथाम के लिए फसल में कम से कम 50 दिन पुराना गोमूत्र डालें। करीब 15 लीटर गोमूत्र को तांबे के बर्तन में रखकर 5 किलोग्राम धतूरे की पत्तियां एवं तनी के साथ उबालें। उसके आधा रह जाने पर इसे ठंडा करके छानकर जरूरत के हिसाब से छिड़काव करें। बैगन में फलों के रंग तथा पौधों के आकार में बहुत विविधता पाई जाती है। मुख्यतः इसका फल बैगनी, सफेद, हरे, गुलाबी एवं धारीदारी रंग के होते हैं। आकार में भिन्नता के कारण इसके फल गोल, अंडाकार, लंबे एवं नाशपाती के आकार के होते हैं। स्थान के अनुसार बैगन के रंग एवं आकार का महत्व अलग अलग देखा गया है। बैंगन के उन्नत प्रभेदों में कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। स्वर्ण शक्ति, पैदावार की दृष्टि से यह उत्तम एक संकर किस्म है। इसके फल लंबे, चमकदार एवं बैंगनी रंग के होते हैं। इस किस्म से 700 से 750 क्विंटल हेक्टेयर के मध्य औसत उपज प्राप्त होती है। स्वर्णमणि, इस किस्म के बैंगन गोल एवं गहरे बैंगनी रंग के होते हैं। यह भूमि से उत्पन्न जीवाणु मुरझा रोग के लिए सहिष्णु किस्म है। इसकी औसत उपज 600 से 650 क्विंटल हेक्टेयर तक होती है। स्वर्ण शामली, भूजनित जीवाणु मुरझा रोग प्रतिरोधी इस अगेती किस्म के फल बड़े आकार के गोल हरे रंग के होते हैं। फलों के ऊपर सफ़ेद रंग की धारियां होती है। इसकी उपज क्षमता 600 से 650 क्विंटल हेक्टेयर तक होती है। किसान भाई बहनों, सब्जियों की खेती में थोड़ी सी सावधानी बरतकर अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। ऐसे ही एक सब्जी है बोरो। इसके उत्पादन में लागत कम लगती है और मुनाफा ज्यादा होता है। पटना जिला के किसान चड्डू कुमार, जिन्होंने 1 बीघे में बोरो की फसल लगाई है और दुगना मुनाफा की उम्मीद कर रहे हैं, उनसे जानते हैं बोरो के उत्पादन से उनके जुड़े अनुभव को। बोड़ा के खेती किए हैं, परोर के 40-45 हज़ार रुपया लागत है। संभावना है अच्छा होने पर 80-90 हज़ार रुपया आने के संभावना है।
पशुओं का दूध दुहने वाली मशीन को मिल्क मशीन के नाम से जानते हैं। इस मशीन से दूधारू पशुओं का दूध बड़ी ही आसानी से निकाला जा सकता है। इससे पशुओं के थनों को कोई नुकसान नहीं होता है। इससे दूध की गुणवत्ता बनी रहती है और उस दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी भी होती है। यह मशीन थनों की मालिश भी करती है और दूध निकालती है। इस मशीन से गाय को वैसा ही महसूस होता है जैसे वह अपने बच्चे को दूध पिला रही हो। शुरुआत में गाय मशीन को लेकर दिक्कत कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे इसे आदत हो जाती है और फिर मशीन से दूध दूहने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं सब्जी मंडी बाढ़, जहां जानेंगे हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। बैंगन 3000 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 2000 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 1500 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 2000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उखाड़ नहीं पाए ना। इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। अब बढ़ते हैं आगे, जहां बारी है इस भेंट वार्ता की। और इस भेंट वार्ता के जरिए हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर विषय पर, सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में। क्योंकि दिन ब दिन जिस तरह से पानी की कमी होती जा रही है, फसलों के विकास के लिए इसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वैकल्पिक उपाय। तो आइए जानते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में अपने विशेषज्ञ से। नमस्कार, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दोस्तों, कृषि में सिंचाई की एक अहम भूमिका रही है। ऐसे में हमारे किसानों के लिए सिंचाई की आधुनिक तकनीक वरदान के रूप में साबित हुई है। सिंचाई की आधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार, प्रधान वैज्ञानिक ICAR पटना से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सर, ऐसे तो सिंचाई एक पारंपरिक पद्धति हमारे किसान अपनाते रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हार्वेस्टिंग होता है, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो सिंचाई की आधुनिक तकनीक बताएं जिससे कि हमारे किसानों को कम श्रम लगे और उसका खर्चा भी कम हो। सर, जैसा किसान भाइयों को पता है कि जल की उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है और हमारा कृषि उत्पादन बढ़ाना भी है, तो हमें कम पानी में ही सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी, जिससे जल उत्पादकता भी बढ़े। इस क्रम में हमें पारंपरिक सिंचाई विधियों से ऊपर उठना पड़ेगा और हमें आधुनिक सिंचाई विधियों को अपनाना पड़ेगा। इस क्रम में फव्वारा सिंचाई विधि और बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप सिंचाई विधि अहम है। इसके द्वारा हम पानी की बचत कर सकते हैं और पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम फव्वारा सिंचाई विधि के विषय में बात करना चाहेंगे। फव्वारा सिंचाई विधि में हम प्रेशर में पानी एक नोजल के द्वारा फेंकते हैं और ये करीब वर्षा के जल की तरह ही फव्वारा देते हुए खेतों में पानी देता है। इसमें हमारा 2 से 3 मिलीमीटर भी पानी हम एक बार में दे सकते हैं, यानी कि एक बार में हमें कम से कम पानी देने की आवश्यकता होती है और हम कम समय अंतराल पर खेतों में पानी दे सकते हैं, जिसके चलते पौधों की जो बढ़वार है वो अच्छी होती है। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि खेत ऊबड़ खाबड़ भी हो तो उसमें भी हम फव्वारा सिंचाई विधि के द्वारा खेतों में पानी दे सकते हैं और इसमें जल जमाव की भी स्थिति नहीं होती है। हमें थोड़ा ध्यान ये रखना पड़ता है कि जब बहुत तेज़ हवा हो तब उस दौरान फव्वारा सिंचाई विधि का उपयोग न करें, और जब वायु का गति सामान्य हो जाए तो उसमें हम आसानी से इसको कर सकते हैं। फव्वारा सिंचाई विधि में पत्तेदार सब्जियों और पौधे से पौधे की दूरी जिसमें कम होती है उस फसलों के लिए ज़्यादातर उपयोगी होता है। इसमें कई प्रकार के सब्जी, पत्तेदार सब्जी और कुछ फलों की भी खेती हम इसके द्वारा कर सकते हैं।
सर आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई सर कि ड्रिप सिंचाई विधि सर, तो ड्रिप सिंचाई विधि को एक तो सर थोड़ा सा इलॉबरेट कर दीजिए ताकि हमारे किसानों को समझ में आए कि ड्रिप सिंचाई विधि है क्या। और इसके साथ ही सर हम एक जानकारी और लेना चाहेंगे सर कि जैसे पारंपरिक सिंचाई जो हमारे किसान करते थे और अभी जो आप आधुनिक सिंचाई की तकनीक जो आप बता रहे हैं, दोनों में उपज में क्या अंतर होता है और किस तरीके से अलग है सर? पौधों के जड़ को मुंह कहा जाता है। अगर पौधों के जड़ों पे ही अगर हम पानी देते हैं तो उससे पौधों की बढ़वार और उपज अच्छी होती है। ड्रिप सिंचाई विधि यही विधि है जिसमें हम पौधों के जड़ पर बूंद बूंद करके उसमें पानी देते हैं, और ये भी पानी जो देते हैं वो पाइप में प्रेशर के द्वारा देते हैं, और जिससे कि हमें बहुत ही कम पानी लगता है और इसमें करीब 40 से 60% पानी की बचत कर सकते हैं। इससे जल उत्पादकता भी बहुत अच्छी होती है और इसमें पौधों की बढ़वार भी अच्छी होती है। क्योंकि दो फसल के बीच में या दो पौधे के बीच में पानी हम नहीं देते हैं तो उस बीच में खरपतवार भी नहीं लगता है। दूसरी चीज़ है कि जब खरपतवार नहीं लगेगा तो श्रम भी कम लगेगा और उससे बहुत ज़्यादा पैसे की बचत भी होगी। तो इसमें पौधों की जो बढ़वार है वो करीब करीब एक सामान्य होती है और उसके जो फल होते हैं उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। इसमें हम बता दें कि इसके द्वारा ड्रिप सिंचाई विधि के द्वारा करीब हम 20 से 30% उपज भी बढ़ा सकते हैं और इसकी जो गुणवत्ता होगी वो सामान्य सिंचाई विधि के द्वारा जो गुणवत्ता होगी उसके तुलना में अच्छा होता है, जिससे किसान उससे लाभ भी पा सकते हैं। इस पर सरकार की कई नीतियां भी सामने है और बिहार में करीब इस पे 90% सब्सिडी मिलती है, जिसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग होता है और राज्य सरकार का भी सहयोग होता है। यदि अगर 1 लाख रुपया किसान का लगता है तो उसमें 90,000 केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद होती है। तो किसान भाइयों से हम आग्रह करेंगे कि आधुनिक सिंचाई विधि के द्वारा किसान ज़्यादा से ज़्यादा फसल की सिंचाई करें, जिसके चलते उनकी गुणवत्ता, पौधे की गुणवत्ता और उसके फलों की गुणवत्ता अच्छी हो और उससे अच्छी उपज ले सकें। सर सिंचाई की आधुनिक तकनीक पे आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कई बार बेरोजगारी की दशा में नए व्यवसायों को ढूंढने की ज़रूरत होती है, लेकिन तब कमी हो जाती है संसाधनों की। तो बकरी पालन ऐसे में एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जिसमें निवेश तो कम है लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं बकरी पालन एक उन्नत व्यवसाय के तौर पर कैसे अपनाया जा सकता, इस भेंट वार्ता के जरिए अपने विशेषज्ञ से। किसान बंधुओं नमस्कार। बहुत अरसे से या ये कहें कि बहुत पुराने समय से हमारे ग्रामीण भाई बहन बकरी का पालन करते आ रहे हैं। ये इनके जीविका का एक अच्छा साधन भी है। किसान बंधुओं, अगर आप अपने पालन पोषण के तौर तरीके में थोड़ा सा बदलाव करें या यूँ कहें कि आप पालन पोषण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं तो यह आपके लिए एक लाभकारी व्यवसाय बन सकता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि बकरी पालन लाभकारी व्यवसाय कैसे है। आज के विषय के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं ICAR पटना के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर दयाल। सर, आज के कार्यक्रम में स्वागत है। इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ कि चूँकि जब वो बकरी पालन एक तरह से मैं आपसे सवाल वही जो हमारा मुख्य विषय है कि आखिर किसान इसको लाभदायक व्यवसाय के रूप में कैसे समझें कि बकरी पालन एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। बकरी को गरीबों की गाय की भी संज्ञा दी गई है। इसे हम किसान भाइयों का ATM भी कहते हैं कि अगर किसान भाइयों को जब भी ज़रूरत पड़े तो वो बकरी को हमेशा बेच सकते हैं। इससे तुरंत नकद की प्राप्ति हो जाती है। बकरी को किसी भी जलवायु में पाला जा सकता है और इसे पालने के लिए बहुत कम ही श्रम की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे बुजुर्ग जो और किसी काम को नहीं कर सकते हैं वह बकरी पालन व्यवसाय को आराम से अपना सकते हैं। बकरी के मीट को खाने के लिए किसी तरह का धार्मिक बंधन नहीं है। सभी धर्म के लोग बकरी को आराम से खा सकते हैं। बकरी का मार्केट हर एक जगह उपलब्ध है। हर एक जगह बकरी को आराम से बेचा जा सकता है। साथ ही साथ बकरी का मांस जो है
और लाल मांस की अपेक्षा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम पाया जाता है, इसलिए और लाल मांस की अपेक्षा बकरी का मांस स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। सर, जब कोई भी हमारे किसान या कोई ग्रामीण इसे व्यावसायिक तौर पे इसे कर रहे हों तो किस नस्ल के बकरी का उन्हें चयन करना चाहिए, साथ ही एक डेली कहें कि आहार में उन्हें क्या देना चाहिए? हमारे राज्य बिहार में बकरी पालन मुख्यतः मांस के लिए किया जाता है, इसलिए जो हमारे पूरे पूर्वी भारत में जो बकरी का नस्ल पाया जाता है ब्लैक बंगाल, यह नस्ल सबसे स्थानीय जलवायु के हिसाब से सबसे उपयुक्त है। इस नस्ल की विशेषता ये है कि ये आपको 10 से 11 महीने में वयस्क हो जाती है। ये और सब नस्ल की बकरी जहाँ साल में एक बार बच्चे देती है, यह 13 से 14 महीने में 2 बार बच्चे देती है, और साथ ही साथ यह एक बार में 2 या 2 से अधिक बच्चे देती है। इसलिए अगर आप कुल मांस का उत्पादन देखेंगे तो ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी पालना हमेशा किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद है। और एक वयस्क बकरी का, ब्लैक बंगाल की एक वयस्क बकरी का, मादा बकरी का जो वज़न होता है वो 12 से 15 किलो होता है, साथ ही नर का वज़न जो है 15 से 20 किलो तक होता है। जहाँ तक आहार की बात है कि बकरी जो है जनरली हरा घास चरने के लिए किसान भाई बकरियों को छोड़ देते हैं। बकरियों को और किसी तरह के आहार की आवश्यकता जनरली नहीं होती है, लेकिन वैज्ञानिक विधि से बकरी अगर आप पालन करना चाहते हैं तो प्रत्येक बकरी को 5 से 6 किलो हरा घास, उसमें भी वो जो 2/3 भाग जो उसका होता है वो हरा दलहनी घास होना चाहिए। साथ ही साथ 250 ग्राम दाना मिश्रण हर एक बकरी को प्रतिदिन खिलाना चाहिए। इस दाना मिश्रण में प्रोटीन का प्रतिशत 16% के आसपास होना चाहिए। साथ ही साथ बकरियों को 15 से 20 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन खिलाना चाहिए। सर, जब बकरी का बच्चा हो तो उसका देखभाल किस तरह से करना चाहिए? और साथ ही एक बात और, चूँकि आवास एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो जब बकरी आप पाल रहे हों तो आवास की कैसी व्यवस्था होना चाहिए? उसको हवादार या किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए? बकरी का आवास जो स्थानीय रूप से पाए जाने वाले बांस या पुआल के छप्पर से किया जा सकता है। जहां हम बकरी का आवास बनाते हैं वो जगह सतह से 1 से 1.5 मीटर के ऊपर ऊंचा होना चाहिए, ताकि वहां जल जमाव ना हो सके। साथ ही साथ एक वयस्क बकरी को 1.8 वर्ग मीटर जगह की ज़रूरत होती है। बकरी का जो आप आवास बनाए, शेड बनाए, वह पूर्व से पश्चिम की दिशा में होना चाहिए, ताकि धूप, सूरज का प्रकाश, हवा ये आवास में सुचारू रूप से मिल सके। जो बकरी बीमार हो जाए उसे अलग रखना चाहिए। बीमार बकरियों के लिए जगह का रिक्वायरमेंट 2x3 स्क्वायर मीटर के आसपास होती है। आवास में नर बकरी को मादा एवं बच्चों से अलग रखना चाहिए। जहाँ तक बकरियों के बच्चे की देखभाल की बात है तो बच्चे के जन्म लेने के पश्चात उसके नाक और मुंह में जो झिल्ली नुमा पदार्थ श्लेष्मा पाया जाता है उसे साफ कर देना चाहिए। माँ को बच्चे को चाटने देना चाहिए। माँ के चाटने से रक्त प्रवाह सुचारू रूप से होता है। अगर माँ बच्चे को ना चाटे तो उसके ऊपर नमक का छिड़काव कर दें। बच्चे का जो खुर होता है, वो पीला खुर होता है, उसे आप साफ कर दें। बच्चे के जन्म के 2 घंटे के भीतर ही जो माँ से जो गाढ़ा पीला दूध मिलता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम या स्थानीय भाषा में फेनुस कहते हैं, उसे पिला देना चाहिए। इसमें रोग प्रतिरोधक तत्व होते हैं जो बच्चों को बीमारियों से बचाव में मदद करते हैं, और बच्चे को उसके वजन का 1/10%
दूध 2 से 3 महीने तक पिलाना चाहिए। 15 दिन के बाद से वो जितना घास खा सके उतना घास खिलाना चाहिए। बच्चे की नाभि को जन्म के पश्चात उसके बॉडी के सरफेस से 2.5 सेंटीमीटर नीचे से काट करके उसमें एंटीसेप्टिक का प्रयोग करना चाहिए। नर बच्चों का बधियाकरण 1.5 से 2 महीने के एज के अंदर कर देना चाहिए। डॉक्टर शंकर दयाल सर, आपने बकरी पालन के हर बिंदु पर आपने बहुत ही आसान शब्दों में हमारे किसानों को समझाया, उन्हें जानकारी दी, कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ियों में कुछ ऐसी ही जानकारियां, कुछ नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर रूबरू। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।